चलो इसी फिर कुछ क्वेश्चन आंसर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy, it is denoted by U। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में, बट इस पे जो कुछ पॉइंट्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट पॉइंट, क्या कॉन्सेप्ट पॉइंट है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है ना, ये याद रखोगे और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो इंटीग्रेशन वाला टर्म समझ गए क्या किया मैंने? ये बातें बाद में करेंगे, है ना। कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और ये है डेल्टा यू बेटा। इसमें आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा यू की जगह अगर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर लिख सकते हो आप इसको। और ये जो एफ सी है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे वर्क डन बाय जैसे कंजर्वेटिव फोर्स लिखा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एक टर्म और बनता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो फिर, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म पे चाहिए तो फिर वेक्टर फॉर्म पे अगर चाहिए तो यहाँ के अकॉर्डिंग दिस इज इन वेक्टर फॉर्म एफ सी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस, या आई कैप पहले लिख दूं मैं, फिर जे कैप आई कैप डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी यू अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी यू अपॉन डी जेड। तो कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, पहले भी किया हुआ था हमने ये। एंड यहाँ पे जो दूसरा केस ये है कि इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आप लिख सकते हो। लेकिन ये तभी लिखोगे जब कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल है? पॉजिटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है तभी आप ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज ये हमेशा वैलिड है, ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में वैलिड है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो ये डेफिनेशन है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। हाँ, ये अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ लिए थे, मैं एक बार और वापस से रिवाइज करवा रहा था इसको, है ना। और अब हम आएंगे कि दो पार्टिकल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैसे लिखेंगे। दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो नेक्स्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लो ये दो पार्टिकल हैं, ये एक का मास हो गया m1, ये दूसरे का मास हो गया m2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r के बराबर डिस्टेंस है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर आएगा, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। r स्क्वायर नहीं है बेटा, r है, याद रखोगे। ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखी जाएगी। ये डेरिवेशन से आया है और इसका डेरिवेशन ये है कि इट इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग m2 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना। दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा u। और इसमें हमने क्या कंसीडर कर लिया, बाय assuming that at infinity पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया हमने, 0 मान लिया है। तो हमारे लिए ये सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए बस है ये काम में, बाकी जो भी कैलकुलेशन हमको करना है वो फार्मूले के बेसिस पे करना है। ठीक है, इस पे मैंने इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, मतलब रेफरेंस लाइन आपकी कहां पर है, 0 पे रेफरेंस लाइन है। समझ गए कि नहीं? तो जो सेकंड वाला टर्म है ना वो सिर्फ किसके लिए है, डेफिनेशन के लिए है। बट ये इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, यहां से कैलकुलेट करते हुए आते तो ये आंसर बचता है। अब इसमें हमारे लिए जो काम का पार्ट है, अभी इसको एग्जांपल से लेते हैं अपन, कॉन्सेप्ट अब समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया है m1, ये पोजीशन A है, और जो दूसरा पार्टिकल है m2 अभी कहां पर है, B पर है, और अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r1, अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम इस पार्टिकल को ये वाले पाथ से लेते हुए यहां कहीं पर लाते हैं B से C पे, ठीक है, ये न्यू पोजीशन है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, r2 है। ये वाले पाथ से पार्टिकल को यहाँ पे ला रहे हैं, देन फाइंड, क्या निकालना आपको, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू डिस्प्लेस पार्टिकल। ये इसकी जगह को हमने फिक्स कर दिया ना, टू डिस्प्लेस पार्टिकल m2 फ्रॉम B टू C। पार्टिकल को B से C तक लाने के लिए कितना वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैलकुलेट करना है। तो अब आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल आएगा। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये इनिशियल केस हो गया है ना, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m2 डिवाइडेड बाय कितना, r1। एंड व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय कितना, r2। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, यहाँ पर के कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r2। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमको चाहिए, मिताली माइक म्यूट करो बेटा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चाहिए तो सीधा क्या कर सकते हैं अपन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए सीधा हमने अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगी, अभी इस पे कॉन्सेप्ट ये लग जाएगी कि वर्क डन बाय जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, किसके बराबर जाएगा, वर्क डन बाय एफ जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब ये आप सीधा कर लोगे। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब आपको कैलकुलेट कर लेना है। सो देयरफॉर वर्क डन बाय जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल विथ नेगेटिव साइन।
तो इसको जब सॉल्व कर दोगे आप तो इस पे से कौन सा टर्म कॉमन आएगा, GM1 M2 ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 1/R2 माइनस 1/R1। ये इतना बचेगा कैलकुलेशन में। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, 1 मिनट मैं किसी और जगह पे लिख देता हूँ। तो ये इतना टर्म आ गया आपका, है ना। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ गए ये? तो जैसे इस पार्टिकल को यहां से ये वाले पाथ से लाना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना वर्क कर रहा है, ये कैलकुलेशन आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेथड में जाना ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की मेथड से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता चल गया हमको, ये फार्मूला है। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, फिर इसकी लिख दो, ये इनिशियल है और ये जब यहाँ पे आएगा तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाता है। तो आपके बहुत सारे जो कैलकुलेशन है डिफिकल्ट वाले, मतलब आपको ये इंटीग्रेशन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही पता है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन हम। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन सर। अभी एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही और ले रहा हूँ, फिर हम बाकी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे। अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 3 पे एक और क्वेश्चन लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने एक पार्टिकल प्लेस कर दिया m 0,0 पे। अभी एक पार्टिकल स्मॉल m नॉट यहाँ पर है और ये कोऑर्डिनेट है 0,a पे, और इस पार्टिकल को ये वाले पाथ से इस पोजीशन तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये अभी कौन सी पोजीशन पे ये है, ओरिजिन पे। ये पोजीशन इसकी A है, ये पोजीशन B है जिसके कोऑर्डिनेट 2a,0 है। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक पार्टिकल m नॉट फ्रॉम A to B along the given path। पार्टिकल को A से B तक लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क यहाँ पे कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, पार्टिकल को, ये कैपिटल M यहाँ पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये सपोज हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, चिपका दिया यहाँ पे, मतलब ये अब मूव नहीं करेगा। और अब इस पार्टिकल को इस पाथ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो इस प्रोसेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना वर्क करेगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पाथ कोई भी हो, ये पाथ हो या फिर कोई और पाथ भी अगर मैं ले लूं, यहाँ पे सपोज ये पाथ ऐसा जिग जैग वाला ले लिया मैंने। ठीक है, ये सपोज पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये एक ऐसा पाथ भी ले सकते हैं अपन ऐसा, दिस इज पाथ 3। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो यहां पे आएगा सिंस Fg इज अ
conservative force, therefore work done by Fg does not depend on path. It only depends on initial and फाइनल पोजीशन. ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा इसके लिए जो वर्क डन है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है मतलब O और A के लिए, तो इट इज G कैपिटल M M नॉट डिवाइडेड बाय, अभी डिस्टेंस बेटा ये ROA है, अभी डिस्टेंस है ROA, तो इट इज माइनस GM M नॉट डिवाइडेड बाय, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर, यहाँ पर A के बराबर है, ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम से. फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये कौन सी पोजीशन इसकी, दिस इज दियर इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है. अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, GM M नॉट डिवाइडेड बाय ROB, ये R, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे 2A के इक्वल है, तो नाउ इट इज GM M नॉट डिवाइडेड बाय, कितना बचेगा, ये 2A के बराबर बचेगा. समझ गए ना. तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया, ये इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई. और अब वर्क डन का कैलकुलेशन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज माइनस GM M नॉट डिवाइडेड बाय 2A माइनस ऑफ, फिर से यहाँ पे जाएगा माइनस GM M नॉट डिवाइडेड बाय A एंड देन ब्रैकेट क्लोज. और इस टर्म को आप अब सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इस टर्म को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, देखो ये माइनस, यहाँ पर से GM M नॉट को कॉमन निकाल दूं, A को भी बाहर निकाल दूं, तो ये माइनस का अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये बचेगा 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, तो इट इज -1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, then you will get the final answer 1/2, मतलब माइनस में आ जाएगा फाइनल आंसर GM M नॉट डिवाइडेड बाय 2A. so this is the final answer. मतलब इस पार्टिकल को M नॉट को यहाँ पे किसी भी पाथ से लाओ, आप फर्स्ट वाले से लाओ, सेकंड से लाओ, थर्ड से लाओ, किसी भी पाथ से लाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके इक्वल आएगा, माइनस GM M नॉट डिवाइडेड बाय 2A के बराबर रहेगा. ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली हमने. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर वर्क डन निकालना है तो आगे से याद रखो क्या करना, हमें सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है. ठीक है, समझ गए ये, कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? हेलो मयूर, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो मयूर? हेलो सर. हाँ बोलो सर यू फाइनल 0 नहीं होगा अगर हम रेफरेंस लेवल को लेंगे तो? नहीं, यहाँ अभी रेफरेंस लेवल तो आई नहीं ना. रेफरेंस लेवल यहाँ पे हमने कहाँ पे माना है, इन्फिनिटी पे माना है. ठीक है, ये जो फार्मूला बना GM माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाय R, इसमें रेफरेंस पॉइंट आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे. तो वो तो आप भूल ही जाओ, हमें तो मतलब होता है सिर्फ चेंज से. तो रेफरेंस लाइन पे तुम कोई भी वैल्यू ले लो पोटेंशियल एनर्जी की, हमेशा जब चेंज निकालोगे तो वो रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म हमेशा कैंसिल आउट होते जाता है. ठीक है मयूर? हेलो, हाँ ठीक है सर. है ना. तो अब आगे से ध्यान रखो, जब भी हमें वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए और पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करो, है ना, क्योंकि कभी कभी वर्क डन में आप उलझ सकते हो यहाँ पे.
और चेंज पोटेंशियल एनर्जी वाली जो मेथड होती वो आसान पड़ने लगती कभी कभी। हाँ, कभी भाई आपको वर्क डन निकालना तो फिर तो सीधे वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेथड ही करनी पड़ती, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस किनको बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। ये कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? कॉन्सेप्चुअल है ये पूरा। यस हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। सर, पर वो हाँ, आपने जो अभी रेफरेंस लाइन वाला बोला था वो एक बार बताओ ना। हाँ, इसमें जो रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, इसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले लिया अपन ने? इन्फिनिटी पे ले लिया। रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पे लिया हुआ है ना बेटा? हाँ सर। है ना, इन्फिनिटी पे जीरो माने अपन ने, तो वो तो बात आई नहीं रही यहाँ पे। देख, ए पोजीशन के लिए डिस्टेंस आर है, इन्फिनिटी नहीं है। ऐसे बी पोजीशन के लिए भी डिस्टेंस 2a के बराबर है, इन्फिनिटी थोड़ी है, और इन्फिनिटी पे आपने जीरो माना है। तो अब यहाँ पे जब भी आपको वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना। और फार्मूला क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लिखने का? दो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फार्मूला क्या हो गया? -G(m1m2) डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये दो पार्टिकल के लिए हो गया। अब ऐसे दो से की जगह में तीन पार्टिकल हैं तो उनके लिए कैसे लिखना, चार पार्टिकल है तो कैसे लिखना, पांच पार्टिकल है तो कैसे लिखना, वो मैं बता रहा हूँ अभी। स्क्रीनशॉट लो फट से, आगे बढ़ते अगले पेज पे। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। नेक्स्ट आते हैं अपन। अब ये तो दो पार्टिकल के लिए हो गया। अगर मान लो दो से ज्यादा पार्टिकल हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना, देखो ना। ठीक है, देखो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम या मैनी पार्टिकल सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। देखो, अगर स्पेस पे मान लो बहुत सारे पार्टिकल, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m4 हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अगर आपने लिए, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे जितने भी इंटरएक्शन होंगे सभी इंटरएक्शन को लिखना है। ये डिस्टेंस r12, ये डिस्टेंस r13, ये डिस्टेंस r14, ये डिस्टेंस r34, ये डिस्टेंस कितना जाएगा r23, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये r24 हो जाएगा। तो कितने इंटरएक्शन बन रहा है? अगर चार पार्टिकल हैं तो चार इंटरएक्शन आएंगी यहाँ पे। तो इस इंटरएक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज सम ऑफ -G(m(I)(m)J डिवाइडेड बाय R(I)J, और इसमें क्या इक्वल नहीं होना चाहिए? I और J की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया समेशन लेके, -G(m(I)(m)J डिवाइडेड बाय R(I)J, और I और J की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 2 हो गई, डिस्टेंस हो गया r12। फिर I की वैल्यू अगर 2 ले रहा है तो J की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब m1 m2 दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, I इज नॉट इक्वल टू J के लिए इस तरह का समेशन आपको लिखना है। ठीक है, अब ये समेशन का जो एक्सपांशन है आप कितने सारे टर्म के लिए लिख सकते हो? तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, ध्यान रखना।
तो अब मैं सिंपल सिंपल सा केसेस लेता हूं यहाँ पे इसको समझने के लिए। जैसे मान लो हमने किसी ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल रख दिए एंड इसकी साइड है ए बी और सी, और 3 पार्टिकल हमने ले लिया यहाँ पे। सपोज दिस इज M1, ये पार्टिकल यहाँ पे रख दिया मैंने M2, ये पार्टिकल रख दिया मैंने यहाँ पे M3। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से बन जाएगी? इस कॉन्फ़िगरेशन की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 3 पेयर है, तो -GM1 M2, और M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? A। फिर प्लस, फिर साइन माइनस G M2 इंटू M3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच में B, फिर प्लस माइनस G, अब आएगा M1 M3 डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? C है। तो ट्राइंगल में 3 पेयर बनते हैं, तो जितने पेयर बनते जाएंगे उतने टर्म हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने का ये तरीका होता है। अगर 3 पार्टिकल हैं तो 3 पेयर बनेंगे, 2 पार्टिकल हैं तो एक ही पेयर रहेगा, और अगर 4 पार्टिकल हैं तो कितने पेयर बनेंगे? सोचो जरा, 4 पार्टिकल हैं तो, है ना, 4 पार्टिकल है तो कितने पेयर बनेंगे? सोचो। समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? अरे कॉन्सेप्ट समझ गए? हेलो, हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर और क्वेश्चन ले रहा है अपन अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, थोड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस सर। Now this is पेज नंबर 5। इस पे अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, एक साथ करना है। राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिया मैंने, और इसकी तीनों वर्टेक्स पे इक्वल पार्टिकल रख दिए, तीनों वर्टेक्स पे इक्वल मास के पार्टिकल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ये कितनी आएगी? एक थोड़ा सोचो। दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, एक स्क्वायर वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मैंने यहाँ पे, और चारों वर्टेक्स पे मैंने इक्वल पार्टिकल रख दिए इक्वल मास के। M1, sorry, distance is A. This is vertex A, this is vertex B, this is vertex C, this is vertex D. M1 is M, यहाँ पर भी M2 is M, M3 is M, M4 is M। चारों वर्टेक्स पे हमने इक्वल मास रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सोचो। सबसे पहले ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी सोचो कितनी आएगी। तो फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, आप चाहो तो ऐसा लिख दो, UAB प्लस UAC प्लस UBC। 3 पेयर बनेंगे ना, हाँ या ना? ट्रायंगल में 3 पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, एक AB, एक BC और एक AC वाला। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? माइनस G, A और B पे जो मास है वो सेम है, MM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है। A और C में भी मास सेम है, माइनस G MM डिवाइडेड बाय A, प्लस BC में भी मास सेम है, माइनस G MM डिवाइडेड बाय कितना? A। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ पे -3 टाइम्स GM² डिवाइडेड बाय A। समझ गए कि नहीं? देख लो। अरे समझ गए? हेलो,
हाँ ये समझ गए ना, 3 पेयर बनेंगे यहाँ पे। अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं थोड़ा सोच के बताओ, कितने पेयर आएंगे इसमें, 4 की 6? 6। 6 पेयर। हाँ, यू ए बी के बाद यू बी सी, 4 कॉर्नर वाले 4 अलग अलग पेयर, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर 2 डायगोनल वाले पेयर जाएंगे, एक हो गया ए डी और एक हो जाएगा एक रहेगा ए सी और एक रहेगा बी डी। कितने पेयर हो गए टोटल, 6 पेयर हो गए। तो ये 4 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है और ये 2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है ना। ये 4 पेयर की क्योंकि मास सेम हो गए हैं तो ये डिस्टेंस किसके बराबर, √2a, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, √2a रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे -g इंटू एम एम डिवाइडेड बाय a इंटू 4, ये साइड वाले पेयर के लिए, प्लस यहाँ पर इंटू आ जाएगा -g इंटू एम एम, और डिस्टेंस हो गया √2a, और इसमें प्रोडक्ट कर दिया मैंने 2 का। समझ गए कि नहीं डायरेक्ट? हेलो, ये समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, उसमें 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यू ए बी और यू बी सी में जो टर्म है आपके वो बिल्कुल सेम है ना, यू सी डी यू डी ए, 4 साइड के लिए डिस्टेंस इक्वल हो गए ए, और सभी जगह पे मास इक्वल है, इसलिए फार्मूले में g इंटू एम एम आ गया डिवाइडेड बाय ए, और उसमें डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नहीं तो 4 बार देखते और फिर ऐड करते। ऐसे यू ए सी और यू बी डी वाला जो पेयर है वो भी सेम है, तो एक को लिख के मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो जितना छोटा हो सकता है, ठीक है, बट मेथड यही रहेगी। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसमें। अब मैं मान लो एक क्यूबॉइड लेता हूं और उसमें हर जगह पे हम पार्टिकल रख देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सोचना कितनी बनेगी, है ना। अगले पेज पे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? हेलो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। नाउ पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में अभी इस कॉन्फ़िगरेशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ले रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, ये एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की सभी वर्टेक्स पे हम इक्वल मास रख दे रहे हैं। दिस इज एनी क्यूबॉइड और साइड ए है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है ये ना, सॉरी, इट इज क्यूब ऑफ ईच साइड इज ए, एंड इसके सभी वर्टेक्स पे हमने इक्वल मास रख दिए यहाँ पे। तो अभी ये बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी लिखी जाएगी? हर एक वर्टेक्स पे इक्वल मास रख दिए, एम 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 एम, कितने पेयर बनेंगे जरा सोच के बताओ यहाँ पे, कितने? 24। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने पेयर, 24 या 28? 28। 24 या 28, काउंट कर लो, डिफरेंट डिफरेंट पेयर है यहाँ पे, है ना, कितने पेयर बनेंगे। और अगर सर ने मैथ्स वाले सर ने अगर कॉम्बिनेशन बता दिया है ना, तो नंबर ऑफ पेयर की जो काउंटिंग है वो ऐसी आ जाएगी, नंबर ऑफ पेयर इज, ये फार्मूला लगा देना NC2 का, और इसका एक्सपांशन होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में और आता है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है नंबर ऑफ पेयर की काउंटिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पे नंबर कितने, यहाँ पे 8 कॉर्नर मतलब 8C2, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 मतलब 6 फैक्टोरियल बचेगा, तो ये ओवरऑल बचेगा नहीं, इनटू क्या जाएगा यहाँ पे, एक और टर्म आएगा, इनटू 2 फैक्टोरियल
तो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय ये बचेगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 1 मतलब 28 पेयर बनेंगे बेटा यहाँ पे टोटल। तो जो मैथ्स वाले बच्चे इट्स ओके, वो लोग समझ जाएंगे। कॉम्बिनेशन पढ़ लिए कि नहीं अभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? मैथ्स वाले बच्चों ने कॉम्बिनेशन नहीं सर, होने का नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अभी जाने दो, अभी इस पे नहीं पढ़ना तुम लोग। चलो वैसे नॉर्मली काउंटिंग कर लो, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर काउंटिंग की, बट इट्स ओके। आप नॉर्मली काउंट करो कितने पेयर होते हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गए बराबर ऊपर, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है तो अब इसको काउंट नहीं करोगे, हो गया 5 6 7, फिर ऐसे 8 9 10, फिर 11 12 13, ठीक है? अरे समझ गए? हेलो? यस सर। तो नॉर्मली काउंटिंग कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हो जाएंगे टोटल, कितने बनेंगे पेयर? 28। हाँ, ऐसे 28 डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनते हैं। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय ए, ये साइड वाले जो पेयर्स आ रहे हैं ये कितने रहेंगे ऐसे यहाँ पे, पहले हर एक साइड के लिए बनेगा, हर एक साइड के लिए, समझ गए ना, हर एक साइड के लिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे टोटल 12 पेयर बनेंगे साइड वाले। फिर माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय, अब आएंगे फेस डायगोनल वाले, तो फेस डायगोनल के कितने बनेंगे, यहाँ पे कितनी फेस है, 6 फेस है ना, तो हर एक फेस में 2 डायगोनल बनेंगे, तो फेस डायगोनल के लिए डिस्टेंस आएगा √2a, और ये भी कितने बनेंगे, क्योंकि 6 फेस हैं तो 12 पेयर ये बन गए, समझ गए, तो 24 ये हो गए आपके। और फिर प्लस आएगा बॉडी डायगोनल वाले, तो माइनस जी एम एम अपॉन √3a, तो 4 बॉडी डायगोनल के, तो ऐसे टोटल 28 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है? 12 पेयर किसके, साइड वाले, फिर 12 पेयर कौन से, फेस डायगोनल, फिर 4 पेयर किसके, बॉडी डायगोनल। अरे समझ गए कि नहीं, बॉडी डायगोनल √3a, मतलब कहां से कहां तक का डिस्टेंस रहेगा बॉडी डायगोनल में, बी पॉइंट से लेकर कौन सा है, एफ, बॉडी डायगोनल √3a, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3 रहता है, फेस डायगोनल √2a, स्क्वायर का जैसा रहेगा, समझ गए? हेलो? हाँ सर। सभी बच्चे समझ गए क्या, देख लो पहले एक बार इसको, सभी बच्चे समझ गए क्या, मैं रुका हुआ हूँ, कुछ है तो पूछ। देखो बॉडी डायगोनल √3a, फेस डायगोनल √2a, डिस्टेंस कितनी फेस है, 6 फेस, टोटल कितने बन जाएंगे पेयर, 12, ऐसे ही साइड के 12 बनेंगे, कितनी साइड आती क्यूब में, काउंट कर लो ना, क्यूब में कितनी साइड होती, टोटल 12 साइड होती ना क्यूब में, इसलिए 12 पेयर, 12 फेस डायगोनल हो गए और 4 बॉडी डायगोनल हो गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। अरे समझ गया, अब आगे बढ़ूं मैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन अगली कॉन्सेप्ट पे, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। हेलो? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या मिताली? पेज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू
change the configuration, to change the configuration, to change the configuration। देखो अभी, हाँ, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें क्या बना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ए बी सी, और हर एक वर्टेक्स पे हमने इक्वल मास रख दिया है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल एक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अब क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर से ये जो सी वाला पार्टिकल है उसको सीधे एक ही लाइन पे ला रहे हैं अपन। ये ए, ये पार्टिकल बी एज इट इज अपनी जगह पर, लेकिन जो सी वाला पार्टिकल है उसको डी पोजीशन पे ले आए। ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी डी है, मतलब ये वाले पार्टिकल को सीधी लाइन पे ले जाके रख दिए हमने। तो ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन बना दिए लीनियर वाला। अभी ट्रायंगल में रखे हुए थे, सी को उठा के यहाँ पे रख दिए अपन ने, ऐसा समझ गए कि नहीं? तो ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इस नए कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरी प्रोसेस में इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए कितना वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, या फिर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी हो जाता है क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन एंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूं मैं, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एज वेल एज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? एक कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर रहे हैं। पहले कैसा बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल से क्या बना दिया हमने, यहाँ पे एक लीनियर लाइन पे ला दिए सी को, ऐसा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे आपका, दिस इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय ए इंटू 3 डायरेक्ट। 3 पेयर बनेंगे इसलिए डायरेक्ट मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर भी अब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेयर तो ठीक है 3 बनेंगे यहां पर भी, लेकिन तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी नहीं। 2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी, ए बी की और बी डी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है। तो पेयर ए बी प्लस पेयर बी डी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी, लेकिन पेयर ए डी की पोटेंशियल एनर्जी अलग आ जाएगी। तो जो फार्मूला रहेगा इट इज माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय ए इंटू 2। ये 2 पेयर के लिए एक जैसी है, और एडी पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी इंटू एम एम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। तो AB और BD पेयर की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी, लेकिन AD पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो फार्मूला में जो चेंज आएगा, माइनस जी इंटू एम एम डिवाइडेड बाय ए को बाहर निकाल दो, तो यहाँ का बचेगा 2 प्लस 1/2 एंड द आंसर इज 2 to the 4 माइनस 5/2 जी एम एम अपॉन ए। ये इस कॉन्फ़िगरेशन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन ए के बराबर है। तो अब वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करना है? तो वर्क डन का कैलकुलेशन ये आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फार्मूला है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वैल्यू पुट कर दें अगर अपन यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, इट इज माइनस 5/2
gm² अपॉन a, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इट इज माइनस ऑफ, फिर से माइनस gm² अपॉन a, साथ में यहाँ पे 3 फैक्टर भी आएगा। लाइट यहां तक कॉन्सेप्ट समझ गए? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ गए यहां तक? माइनस ऑफ, ये टर्म है माइनस 3gm² डिवाइडेड बाय a एंड देन ब्रैकेट क्लोज। देखो आपको वर्क डन निकालना बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डायरेक्ट निकालो माइनस डेल्टा यू, और ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये जब वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आ रहा निकल के आपका, यहाँ पर से जो टर्म कॉमन है उनको बाहर निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gm² अपॉन a बाहर आ गया, यहाँ पर का बचेगा 5/2, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस मतलब -3। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा बेटा यहाँ पे 3 2 6 में से बन गया, तो फाइनल आंसर है -gm² डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वर्क कर रहा है, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया मैंने, अलजेब्रा पुट किया, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो ये कितना आ गया, -gm² अपॉन 2a आ गया। स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि g इंटू mm को आप स्क्वायर करके लिख सकते हो। एंड दूसरा यहाँ पे एक और टर्म बोला है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आपको अब कैलकुलेशन नहीं करना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्ट किसके बराबर होता है, equals to positive change in potential energy if applied force is equals to negative of gravitational force। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सीधा सीधा पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज चाहिए, तो यहाँ पे अगर माइनस आया है तो फाइनल आंसर में यहाँ पे हो जाएगा प्लस gm² डिवाइडेड बाय 2a। देखो यहाँ पे चेंज आया माइनस में, तो यहाँ पे जो चेंज मिलेगा आपको वो प्लस में मिलेगा, तो अगर अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत इस पे नहीं पड़ती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अरे समझ गए कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। मिताली चल रही ना, ये तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। ये समझ गए मानसी? मानसी यस सर। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। ठीक है, पेज नंबर 8 पे आ रहा है पन्ना। Now next page, page number 8. Next है gravitational potential energy of Earth and particle system। Earth and particle system के लिए gravitational potential energy लिखना है हमको, पेज नंबर 8। तो gravitational potential energy of Earth and particle system। अर्थ पार्टिकल सिस्टम, अर्थ और किसी भी पार्टिकल के लिए, जैसे अब हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखना, तो अर्थ और हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैसी लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये है अर्थ पार्टिकल सिस्टम। सपोज ये मैंने अर्थ ले लिया, अर्थ का मास m,
ये अर्थ की रेडियस है, यहां पर मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, इसका मास है स्मॉल m, और ये कितनी हाइट पे अभी स्मॉल h हाइट पर है। तो बेटा सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा इस पार्टिकल का, ये किसके बराबर हो गया डिस्टेंस, स्मॉल r। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस h। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की, इसमें भी हम दो पार्टिकल मान लेंगे, अर्थ को एक पार्टिकल मान ले जिसका पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी U, ये किसके बराबर आएगा, फार्मूला माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो फार्मूला वही है जो अभी तक हमने पढ़े दो पार्टिकल के, वही फार्मूला यहाँ लग रहा है, जो दो पार्टिकल के लिए पढ़े वही फार्मूला यहाँ लग रहा है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे m नॉट से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये m नॉट है, m नॉट मतलब ये पार्टिकल, और ये हो गया अर्थ। तो अर्थ पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरह से लिखना है, समझ गए कि नहीं, ये फार्मूला हो गया। हाँ, अब आप यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मतलब माइनस जी इंटू एम नॉट, स्मॉल r को आप लिख सकते हो r प्लस h के फॉर्म पे, समझ गए, r प्लस h के फॉर्म पे। उसके बाद अब हमने ये भी पढ़ा है कि सिंस g इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस जी कैपिटल M नॉट डिवाइडेड बाय r प्लस h में से r को बाहर निकाल देना, ब्रैकेट में बचेगा h बाई r, ठीक है। और यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दोगे तो इट इज माइनस इंटू जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m नॉट डिवाइडेड बाय r इंटू 1 प्लस h अपॉन r, इतना बचेगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो द फार्मूला इज रिड्यूस टू माइनस m नॉट g इंटू r होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस h divided by r. So this is the potential energy of particle. ये फार्मूला इस तरह से आ गया, ये ऐसा। अब इसमें और स्पेशल केस बन जाएगा, स्पेशल केस क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, U इज इक्वल टू माइनस एम नॉट जी आर, और ये 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r पावर माइनस 1, ये इसको पूरा ऊपर ले आके लिख दोगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन ले लूं मैं, इफ हाइट इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ये हाइट है ये बहुत छोटी, देखो ये जो फार्मूला है ना ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। अब यहाँ पर मैं स्पेशल केस बना रहा हूँ, तो स्पेशल केस क्या बन रहा है कि अगर हाइट रेडियस से बहुत छोटी है तो ये पावर सामने लिखी जा सकती है, इट इज माइनस एम नॉट, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ इंटू जी आर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा h डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये जो पावर है उसको सामने प्रोडक्ट कर दोगे ये वाली कंडीशन पे, h इज मच लेस देन r के लिए। और फिर इसका अंदर अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो अंदर अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ये बचेगा माइनस एम नॉट जी आर, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम नॉट जी एच, क्योंकि r r कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये यहां पर के लिए अगर हाइट ये बहुत छोटी है, तो ये इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो यहां पर के लिए। अगर हाइट बहुत स्मॉल है तो ये फार्मूला ऐसा लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल नियर अर्थ सरफेस। तो नियर अर्थ सरफेस मतलब मैं सरफेस पे ले लूं अगर यहाँ पे फार्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है, अर्थ सरफेस पे कितनी है, तो अर्थ सरफेस में अगर फार्मूला लिखना तो हाइट वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, ये पार्टिकल का मास m नॉट, ये हो गई रेडियस r, ये सेंटर, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ का मास हो गया। तो अगर पार्टिकल सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे है तो फिर यहाँ पर से h की वैल्यू 0 हो जाएगी और फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे
तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिनोट कर दे रहा हूँ यू नॉट से, एंड इट इज गिवन बाय द फार्मूला इज माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस आर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इट इज जी इंटू आर स्क्वायर इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एंड द फार्मूला इज एम नॉट जी इंटू आर। So this is also the formula for gravitational potential energy of particle on earth surface। तो कोई पार्टिकल अगर अर्थ सरफेस पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिख रहे हैं अपन, माइनस एम नॉट जी आर के फॉर्म पे लिख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। डन। ये समझ गया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे लिखे अपन ने, है ना? कॉन्सेप्ट समझ गए ये? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट सर हाँ बोलो। सर अगर हम हाइट पे जाएंगे तो जी का वेरिएशन आएगा ना? हाँ जी का वेरिएशन आएगा ना, लेकिन जो फार्मूला लिखे वो अपन ने जनरल फार्मूला लिख दिया ना। देख जी का जो वेरिएशन है वो स्मॉल आर के अकॉर्डिंग आ रहा है ना। हेलो, नहीं, जो आपने हाइट पे लिखे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं वो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन पूछ रहा है ना, तो हाँ उसी में। उसमें देख एक्चुअल फार्मूला क्या, माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर के बराबर है फार्मूला। हाँ हाँ वो एक्चुअल फार्मूला। अब उसी से अपन ने अलग अलग करके लिखे। एक्चुअल में कैपिटल जी कैपिटल एम की वैल्यू हमेशा कितना लिखना, जी आर स्क्वायर। समझ गया? हाँ सर। हाँ तो हमने रिप्लेसमेंट जी के फॉर्म पे लिखे, इसलिए वो फार्मूला सिंप्लीफाइड होके कितना बचा, माइनस एम नॉट स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर। तो एक्चुअल में ये ऑलरेडी यहाँ पे जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू बदलेगी, लेकिन हमने वो हाइट के टर्म पे ही वो वाला आंसर लिखे ना, वहां पे देख हमने सिंप्लीफाई करके लिखे। तो यहाँ पे फार्मूले पे जीएच वाला टर्म नहीं आया, सिर्फ जी वाला टर्म आया। मतलब आपको सिर्फ हाइट की वैल्यू पुट करते जाना है और ऑटोमेटिकली क्या निकलता जाएगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकलते जाएगी। समझ गए? हाँ समझ? सर। हाँ, यहाँ पे हमको कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि हमने एक्चुअल फार्मूले से डिराइव करते हुए आ गए ना यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में भी आपने रेफरेंस लाइन कहाँ पे माना है, पार्टिकल इंफिनिटी पे। तो जब पार्टिकल इंफिनिटी पे है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो एक प्रकार से टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ही हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है यहाँ पे। तो जब पार्टिकल इंफिनिटी पे है तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना हुआ है ना। और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर अपन ने लिखा। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर जब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी लिखते हैं अपन, तो हम रेफरेंस लाइन सरफेस पे भी तो 0 मान के कैलकुलेशन कर लेते, तो वो क्यों करते हैं ना। हेलो, अरे समझ गए क्या बोला हूं मैंने? अभी और एक्सप्लेनेशन आ रहा है, यहां तक समझ गए कि नहीं, आगे बढ़ूं मैं अब? हेलो, यहां तक समझ गए या नहीं? हेलो, यहां तक समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया सर। हाँ आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये अभी ध्यान रखना, ये अब हमारे लिए यूजफुल टर्म है अभी। हाँ अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 9 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। दिस इज पेज नंबर 9। अभी यहाँ पे
क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड डेल्टा यू टू टेक एम नॉट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h। मतलब किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से हाइट h तक ले जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है ये मेजर करना। अभी पार्टिकल अर्थ सरफेस पे है, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और यहां से अब आप इसको ऊपर हाइट तक लेकर आ रहे हो एम नॉट, ये फाइनल पोजीशन है। कितनी हाइट लेकर आ रहे हो यहाँ पे, h हाइट लेकर जा रहे हो, समझ गए ना। तो इस पार्टिकल को एम नॉट को ये इनिशियल पोजीशन से यहां तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, तो कैसे लिखोगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पार्टिकल है तो माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, हाँ या ना, समझ गए कि नहीं। सरफेस के लिए, अरे समझ गए। फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाय, यहां से जो सेपरेशन है इसका ये स्मॉल आर के बराबर है, इट इज स्मॉल आर। फिर आप इसको लिख सकते हो जी एम नॉट डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, आया ना। और हमने ऑलरेडी ये वाले टर्म को ऐसा लिख दिया था, माइनस एम नॉट जी आर भी लिख दिया था, और ये वाले टर्म को भी हमने क्या लिख दिया था, माइनस एम नॉट इंटू जी इंटू आर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर भी लिख दिए थे अपन ने। क्लियर हो गया कि नहीं। हेलो, अरे समझ गया ये पूरा टर्म। जब पार्टिकल सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जा सकती है, और हाइट पे है तो हम बेसिक फार्मूला से ही चल रहे हैं। ये बेसिक फार्मूला हो गया, ये बेसिक फार्मूला हो गया, उसके बाद फिर हम ने इस तरह से लिखा है यहाँ पे, है ना। तो अगर चेंज हमको चाहिए अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का, सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर आपको स्पेशल रिजल्ट याद नहीं भी है तो भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर and minus of initial potential energy G m naught divided by capital R। आपको अगर ये स्पेशल रिजल्ट याद नहीं भी है तो बेसिक फार्मूले से याद रखो, दो पार्टिकल सिस्टम का, टू पार्टिकल सिस्टम का। और एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है ये रहती जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मतलब G इंटू एम की वैल्यू G इंटू आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। कैपिटल G M की वैल्यू को स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हो, जिसपे स्मॉल g है सरफेस की ग्रेविटी। तो ये हमेशा याद रखो ऐसा। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर करोगे तो G M नॉट, और यहाँ पे माइनस का साइन, इट इज r प्लस एच माइनस माइनस प्लस जी एम नॉट डिवाइडेड बाय कितना बचेगा r। यहाँ पे जो टर्म कॉमन है उनको बाहर निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन r प्लस एच, एंड ये वाला टर्म बचेगा आपका 1। उसके बाद अब आप एलसीएम ले लोगे जी एम नॉट, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय r, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा r इंटू आर प्लस एच, ये वाले टर्म पे बचेगा माइनस r एंड प्लस r प्लस एच, तो r कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा जी एम नॉट इंटू एच होल डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस एच। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये निकल के आ गया। अब इस पे चाहो तो आप और स्पेशल रिजल्ट लगा दो, स्पेशल केस। स्पेशल केस ये ले लें कि इफ हाइट इज मच लेस देन r, तो अगर हाइट बहुत छोटी है तो जो चेंज आ रहा पोटेंशियल एनर्जी का जी एम नॉट इंटू एच बचेगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ थोड़ा स्पेस कम है, अगले पेज पे करना पड़ेगा ये। यहां तक चेंज समझ गए कि नहीं, कैलकुलेशन कैसे किए देख लो, अभी कैलकुलेशन देख लो, चेंज का कैलकुलेशन देख लो अभी, चेंज का कैलकुलेशन। सर ब्लर हो रहा है बहुत। सर वीडियो अटक जा रही। 1 मिनट अभी मैं चालू करता हूँ, 1 मिनट रुकना। हाँ
समझ गया बेटा, कैलकुलेशन समझ गया, चेंज कैसे निकाले अपन ने पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज कैसे निकाले, सरफेस में कैलकुलेशन किए, सरफेस का फार्मूला कितना हमारे पास, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अभी प्रीवियस केस अपन ने देखे थे, क्योंकि G इंटू एम, कैपिटल G कैपिटल M को क्या लिख सकते हो, जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, एक आर आर कट जाएगा, इतना फार्मूला बचेगा। ऐसे ये हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, क्योंकि सेंटर से यहां तक की जो हाइट है ये स्मॉल आर के बराबर है, और फिर स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर प्लस एच, ये लिख दिया अपन। ये सिंप्लीफाई करते गए, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा रिजल्ट बनेगा, मतलब यहाँ से आर कॉमन निकाल लोगे तो ये बनेगा, इसके जस्ट पिछले वाले पेज पे अपन ने देखा था, ठीक है ना। फिर चेंज निकाल लो, चेंज का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, कैलकुलेशन करते गए तो यहाँ तक पहुंच गए अपन कैलकुलेशन करके, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। समझ गए इतना, हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा रहा हूं मैं, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? अभी देखो ये चेंज हमारे पास में कितना निकल के आ गया है, फिर स्पेशल रिजल्ट लगा देते हैं अपन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल विल बी गिवन बाय, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये एच भी है फैक्टर, अपॉन आर प्लस एच। अब स्पेशल केस लगा दें, इफ हाइट इज मच लेस देन आर, अगर हाइट रेडियस से बहुत छोटी है तो फिर r प्लस एच नियरली r के बराबर लिखा जाएगा, तो जो चेंज है इट कम्स आउट टू बी जी एम एम नॉट इंटू एच, और ये डिनोमिनेटर में r बचेगा और यहां पर भी लगभग लगभग r बचेगा, और अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि g इंटू एम की वैल्यू लिख सकते हो जी आर स्क्वायर इंटू एम नॉट इंटू एच और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा एम जी एच में, एम नॉट इंटू जी एच में। तो इसलिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ये बॉल है, इस बॉल को यहां से एच हाइट ऊपर उठाते हैं, तो जो चेंज होता पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखते हैं अपन, प्लस एम जी एच लिखते हैं, इसलिए एम जी एच लिखा जाता। तो अब हम यहीं पे रेफरेंस लाइन मान लेते, तो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर हाइट पे जाने पे हम फार्मूला डायरेक्ट क्या लिखते हैं, प्लस एम जी एच लिख देते हैं, समझ गए। और इस रेफरेंस लाइन से नीचे आने पे फिर फार्मूला क्या लिख देते हैं अपन, माइनस एम जी एच लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का। तो एक्चुअल में अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, हम उसको जीरो मान लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना होता है डेल्टा यू का, ठीक है, डेल्टा यू का कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए हम सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, बट जीरो नहीं होती है। सरफेस पे किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, या फिर माइनस एम नॉट जी आर के बराबर होती है। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे किए। आज घर पे बैठ के ये कैलकुलेशन को जरूर कर लेना, आज की आज ही होमवर्क जरूर कर लेना इसका, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज नंबर 10 है, हाँ 9 नहीं, ये पेज नंबर 10 है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 10, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसा, अभी तक हम काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब पेज नंबर 11 पे आएंगे, क्वेश्चन ऐसा लेता हूं मैं,
नाउ दिस इज पेज नंबर 11। देखो क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं, अभी तक आप इस तरह के क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स मेथड से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो फिर काइनेमेटिक्स की मेथड नहीं लगेगी। क्वेश्चन ये ध्यान देना, क्वेश्चन ये सपोज अर्थ लिया मैंने, है ना, दिस इज दियर रेडियस आर, मास कैपिटल एम। एक पार्टिकल को अगर हम बहुत हाइट से गिरा रहे हैं, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और जो हाइट है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, या अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल हाइट से, या r/2 या r/4 ऐसी कोई भी हाइट ले लें, मैंने इस तरह से ले लिया यहाँ पे, इतनी हाइट से अगर हम पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, इफ m नॉट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h इक्वल्स टू r, तो जब ये पार्टिकल कहां पे पहुंचेगा, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, तो अर्थ सरफेस पे पहुंचकर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है आपको। एयर जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देना, यहाँ पे नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है। तो अगर h इक्वल्स टू r बराबर हाइट से पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, तो जब ये अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे पार्टिकल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ रहा, मतलब यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें पार्टिकल पे जो भी वर्क कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और अगर किसी सिस्टम पे या पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर लेंगे, और फिर जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं अपन, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इट इज 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की जो हाइट है, जो टोटल डिस्टेंस, इट इज r प्लस h, और h की वैल्यू r है तो इट इज 2r। तो फार्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी में माइनस gm m नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल r, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m नॉट v स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज gm m नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल R, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पे जब पहुंचेगा पार्टिकल तो ये फाइनल पोजीशन रहेगी। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन का पार्ट ही आएगा माइनस gm m नॉट डिवाइडेड बाय, इट इज 2r, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू 2r है यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m नॉट इंटू v स्क्वायर प्लस माइनस gm m नॉट डिवाइडेड बाय r। जो कॉमन टर्म है उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, m नॉट हो गया कैंसिल, और अब कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसके बाद रीअरेंज कर लो, तो इट इज v स्क्वायर बाई 2, और इसको इस साइड पे लाना, तो gm डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर का जो टर्म बचेगा gm डिवाइडेड बाय 2r। इसको सॉल्व कर लोगे, gm बाई r को कॉमन निकाल लेना, 1 माइनस 1 बाई 2, and after solving it comes out to be gm divided by 2r, 1 minus 1 by 2 बचेगा 1 by 2, तो ये टर्म आपका इसके बराबर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। तो जो स्पीड आ रही है जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये पार्टिकल, सॉरी, जब ये पार्टिकल यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर रहा है तो स्पीड आ गई यहाँ पे, ये 2 फैक्टर भी कट जाएगा, एंड द स्पीड विल बी गिवन बाय gm डिवाइडेड बाय r, और gm को आप gr स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन r, एक r कैंसिल, एंड द स्पीड इज इक्वल्स टू रूट gr। तो या तो रूट gr लिख सकते हो या फिर रूट के अंदर g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r लिख सकते हो, आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, कोई समझ गया ना। यहाँ पे आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि g की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है,
इसलिए हमको इसी मेथड से आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप काइनेमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करने पे भी यही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से ये और भी आसानी से सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है इसका, तो ये ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, समझ गए? अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूं, उसको सोचना और उसको ट्राई करना। आज अपन उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एक क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूं, है ना। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, अगले पेज पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, डन सर। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है ना। जैसे अपना जो मार्स मिशन हुआ था ना, आप ये समझ लो वैसे ही कुछ क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, और हो सके तो अभी जवाब देना, नहीं तो फिर आप लोग ढूंढना उसका जवाब कैसे करेंगे अपन। दिस इज नाउ पेज नंबर 12। अगला क्वेश्चन ये बेटा पेज नंबर 12 में, थोड़ा सोच के जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मान लो मैंने अर्थ ले लिया, ये दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, और अर्थ का मास है कैपिटल एम। अर्थ सरफेस पे एक पार्टिकल लिए अपन ने, इसका मास एम नॉट है, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया मून, ये कोई दूसरा प्लैनेट ले सकते हो, सपोज इट इज मून, एंड मून का जो मास है स्मॉल एम, इट इज नियरली 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास से बहुत कम है, लगभग 1/81 टाइम्स है ना। अब यहां से एक पार्टिकल को हम इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड है कम से कम कितनी देना चाहिए जिससे ये कहां तक पहुंच पाए? मून के सरफेस तक पहुंच पाए। मून के सरफेस तक पहुंचाने के लिए इसकी रेडियस है r, और इसकी मून की कुछ रेडियस आप इमेजिन कर सकते हो। यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू लगभग कितना मान लूं मैं यहाँ पे 20r मान लिया मैंने। ये कोई अननोन प्लैनेट ले रहे हैं अपन, हाँ, मून की जगह पे कुछ और मान लेना। दिस इज अननोन प्लैनेट। ये कितने डिस्टेंस पे? अर्थ की रेडियस के बराबर 20r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल को, और इसका मास, चलो कुछ और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसका जो मास है, ये यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 20r है, और इसकी रेडियस r है, और इसकी रेडियस r/2। इसका मास है अर्थ का मास का आधा, ठीक है। एक पार्टिकल को अर्थ सरफेस से उस दूसरे अननोन प्लैनेट तक भेजना है, दूसरे अननोन प्लैनेट तक, तो कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी जिससे वो उस अननोन प्लैनेट तक पहुंच पाए? क्वेश्चन समझ गए? ये तुमको सोचना कैसे करना है। कम से कम कितनी स्पीड दे अपन एम नॉट पार्टिकल को जिससे ये अर्थ से दूसरे अननोन प्लैनेट तक पहुंच पाए? कोई सोच पा रहा है कैसे करेंगे? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा, हाँ, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा सा ज्यादा। नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट सोचो कैसे करना है। क्या हमें मतलब पार्टिकल को इस तरह से भेजना पड़ेगा बेटा कि सबसे पहले तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, है ना। और दूसरा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे बीच में दोनों की ग्रेविटी क्लैश हो जाएंगी, और ग्रेविटी क्लैश होने का मतलब ये हो गया कि भाई आपको एक डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। पहले तो एक डिस्टेंस है ये, इसकी ग्रेविटी मान लो यहां तक एक बाउंड्री हो गई है ग्रेविटी की,
और ये इसकी ग्रेविटी की बाउंड्री हो गई। मतलब इसको यहां तक जाना है, क्योंकि इस बाउंड्री को जैसे ही क्रॉस करेगा ये प्लैनेट क्या कर लेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। फिर समझ गए कि नहीं? तो आपको ये बाउंड्री निकालना है कि जहां तक अर्थ की ग्रेविटी है और जहां तक इसकी ग्रेविटी, एक बाउंड्री यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा सिस्टम के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा सिस्टम के लिए, कि इस पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ दोगे, यहाँ जाके लगभग आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर सकते हो। तो ये थोड़ा सोचना है आपको। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, आज डिस्कस नहीं करेंगे अपन, ठीक है? थोड़ा सोचो इसके बारे में सभी बच्चे। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं मेरा? क्या है क्वेश्चन? हेलो? नो सर। नहीं समझा? यस सर, नहीं समझ। हाँ ठीक है, सुन। क्वेश्चन ये है कि अर्थ है हमारा, एक अननोन प्लैनेट है जो लगभग 20 आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है? बाकी डेटा दिए हुए हैं उसके। दूसरे अननोन प्लैनेट की रेडियस r/2 है, मास अर्थ का आधा है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 20 आर है। समझ गया? यस सर। हाँ, तो हमारे अर्थ सरफेस से एक पार्टिकल को भेजना है उस दूसरे प्लैनेट पे, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी उस पार्टिकल को देनी पड़ेगी जिससे वो उस प्लैनेट तक पहुंच पाए? समझ गया? यस सर। हाँ, तो हमें वो बाउंड्री चाहिए ना कि भाई अर्थ की ग्रेविटी कितनी बाउंड्री तक है और उस प्लैनेट के ग्रेविटी कहाँ तक जा रही। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे जो बीच में जहां पे मैंने दोनों लाइन बनाया हुआ है ना, कि उस पॉइंट तक अगर हमने उसको भेज दिए तो वो दूसरा प्लैनेट खुद ही उसकी ग्रेविटी में जैसे ही पहुंचेगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको। समझ गया? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सोचना है आप लोगों को। बस मैं आज यहीं तक हिंट देके छोड़ देता हूँ इस पे, है ना? आगे का कॉन्सेप्ट अपन नहीं पढ़ रहे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे की कॉन्सेप्ट